कर्नाटक की आवाम को यह समझना है कि कर्नाटक का इलेक्शन दरअसल 2024 की शुरुआत रहेगी। 2024 को दिल्ली में क्या होने जा रहा है ये कर्नाटक तय करेगा। देखिए, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज दिल्ली का डर नहीं दिखा रहा हूं मैं, जमहूरियत नहीं बचेगा इसका डर दिखा रहा हूं। और ये सच बात है कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है। लोकतंत्र बचाइए, डेमोक्रेसी बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमारे पुरखों ने दिया है इस देश को उसी तरह से बचा रह जाए और लागू रहे। उसको बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो फिर इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस के साथ है। जिंदगी में आप कामयाब हैं या कभी आपको लगता है कि आप थोड़े से नाकामयाब हैं, तो आप अपनी गलतियां, कहाँ पर गलती हुई नहीं, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ चलती हैं। वक्त ने मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, नफरत की राजनीति को उन्होंने मजबूत किया। पूरी दुनिया में एक साइकिल चलता है, ऐसा होता है कि एक उस सोच के एक्सट्रीम सोच की राजनीति को ताकत मिलती है, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर भी पड़ती है। मोहब्बत की राजनीति करने के नुकसानात भी बहुत सारे होते हैं। समझदारी से वोट करिए, सरकार बदलिए। आप यहाँ सरकार बदलेंगे तो शायद फिर दिल्ली में भी सरकार बदल जाए। दौरा हुआ है किस सिलसिले में? कर्नाटक का दौरा एक्चुअली आज हम लोग एक हाउस कोटे में एक सभा करना प्लान था, लेकिन ध्रुव नारायण जी की मौत के बाद चूँकि कर्नाटक कांग्रेस ने पूरे स्टेट में सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, तो हमने भी उस सभा को कैंसिल करके उसे शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित करके बस ध्रुव नारायण जी के लिए हमने शोक संदेश और 2 मिनट का मौन रख करके उस सभा को ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली उसी के लिए आना हुआ था। क्या पैगाम लेकर आए थे? देखिए, कर्नाटक इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले दिनों में कर्नाटक को एक नई सरकार चुनना है। ऐसी सरकार जो कमीशन न लेती हो, ऐसी सरकार जो नफ़रत को बढ़ावा न देती हो, ऐसी सरकार जो सबको साथ लेकर के चले, जोड़ करके चले। और भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक से गुजरी थी तो राहुल गांधी जी की मेहनत से जो एक माहौल बना है, उसको यहाँ कर्नाटक कांग्रेस के नेता जिस तरह से प्रजाध्वनि के जरिए और बाकी जो स्कीम्स हैं, हमारी गारंटी कार्ड योजना, उसके ज़रिए जो जनता में संदेश है वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो मैं भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आज आया हूँ। चूँकि पार्लियामेंट का सेशन है परसों से, तो वापस चला जाऊँगा कल, लेकिन उसके बाद फिर लगातार यहाँ अलग अलग जोन में हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमारे चेयरमैन, स्टेट चेयरमैन जब्बार साहब लगातार काम कर रहे हैं, जीनल गाला जी हमारी इंचार्ज लगातार काम कर रही हैं। तो जहाँ भी संगठन को ज़रूरत लगेगी मैं फिर आऊँगा। दूसरी पार्टियों की जानिब से भी मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को एक जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, हर पार्टी जोड़ने का काम करेगी, अपने अपने मतदाताओं को पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन बेसिकली यहाँ सीधे लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसी का परिणाम था कि चलती सरकार के बीच में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। येदियुरप्पा जी को जिस तरह से बदला गया और विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर जो उनकी एक बड़ी दर्द भरी तस्वीर थी जिसमें वो बेसुध होकर के बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी भाजपा ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया हो। और ये सीधे सीधे उनका अपमान था। और चूँकि भ्रष्टाचार बहुत हुआ था तो भाजपा के पास मुख्यमंत्री चेंज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब चूँकि इलेक्शन को चंद ही महीने बचे हैं, वरना ये मुख्यमंत्री भी चेंज हो जाते, क्योंकि इन पे भी जिस तरह के भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आने वाले दिनों में मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की जानिब से? देखिए, कांग्रेस किसी एक मजहब, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं है। कांग्रेस सबको जोड़ करके चलती है। हर तरह के, हर तबके के वो लोग जो हाशिए पर मौजूद हैं, उनको आगे लाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की जो कांग्रेस की कोशिश रही है, उसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुसलमानों के सामने कांग्रेस पार्टी को रखकर सेक्युलर का नाम बताकर जिस तरह से मुसलमानों के वोट्स लेने का काम कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में मुस्लिम लीडरशिप बढ़ने के इम्कान हैं कर्नाटक में? देखिए, ये सवाल के सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं, ये सवाल सही नहीं है। कांग्रेस को इस देश का हर मनपसंद इंसान पहली चॉइस के तौर पर वोट देता है। वो क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, क्या दलित हो, तो हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो ये एक नैरेटिव जो बनाया जाता है कि वोट लेने का काम किया पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, ये भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है। कांग्रेस ने हमेशा जो संविधान का प्रियम्बल है
उसको लागू करने की कोशिश की है। और ऐसे वक्त में जब जब नफरत बढ़ी है तब तब कांग्रेस ने आगे बढ़ करके वो लोग जो सबसे ज़्यादा नफरत का शिकार रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें माइनॉरिटीज़ रही है, वो मुसलमान हों या ईसाई हों या जैन हों, वो सरदार हों, उनको गले लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि संविधान को लेकर के चलना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लागू करना, ये कांग्रेस की एक हमेशा से एक सोच रही है। सर यहाँ पर जो है एसडीपीआई पार्टी भी कंटेस्ट करने के लिए तैयार है, एमआईएम पार्टी भी कंटेस्ट करने के लिए आगे आ रही है, तो मुसलमान फिलहाल कंफ्यूज हैं सर। देखिए, भाजपा जानती है कि अकेले इस बार चुनाव जीतना उसके बस का नहीं है, तो उसे अपने कुछ ना कुछ सहयोगियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो जाहिर सी बात है, जैसे गुजरात में उन्होंने हैदराबाद से अपने दोस्त बुलाए, तो हो सकता है हैदराबाद वाले यहाँ भी आकर के उन्हें मदद पहुँचाएं। लेकिन अब पूरे देश का, खासतौर से मुसलमान, ये बात समझ गया है कि माइक पर खड़े होकर के बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले लोग असल में अपनी उन तकरीरों से सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं कर्नाटक की आवाम से, खासतौर से अक़लियतों से कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी मसाइल हैं वो सरकार की मर्जी की वजह से हैं। सरकार चाहती है कि नफरत फैले, कर्नाटक की सरकार चाहती है कि दो समाजों में, दो वर्गों में, दो मजहबों में, धर्मों में आपस में सरफुटौल रहे, तब उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। तो जिस दिन सरकार बदलती है, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो अपने आप खत्म हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके लिए किसी तकरीर की, किसी भाषण की। तो इस बात को कर्नाटका की समझदार आवाम को समझना पड़ेगा। देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी तानाशाही सोच से नहीं चलेगा। और ये बात सिर्फ कर्नाटक, देखिए कर्नाटक की आवाम को यह समझना है कि कर्नाटक का इलेक्शन दरअसल 2024 की शुरुआत रहेगा। 2024 को दिल्ली में क्या होने जा रहा है ये कर्नाटक तय करेगा। तो कर्नाटक की आवाम को सुनना सबको है, लेकिन फैसला बहुत सोच समझ के करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक की आवाम, खासतौर से अक़लियतें, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हों, सरदार हों, जैन हों, बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि दुनिया में जब भी डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है तो सबसे पहली चोट जो पड़ती है वो माइनॉरिटीज़ को पड़ती है। वो हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ के दलित ने, यहाँ के बाकी समाजों ने इस सरकार से ऊब करके फैसला किया है। और इसका कारण आपको समझ लीजिए कि दिल्ली के गलियारों में जो भाजपा का इंटरनल सर्वे है वो भी बता रहा है कि भाजपा की सरकार जा रही। अभी जेपी नड्डा की जो रैली थी उसमें कितने लोग थे आपने देखा होगा। यहाँ की आवाम ने भाजपा को नकार दिया है। और कांग्रेस की रैलियों में, वो डीके शिव कुमार जी की रैली हो या सिद्धरमैया जी की रैली हो, जिस तरह से आवाम उमड़ के आ रही है, वो तो सीधे सीधे ये बता रहा है कि कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। क्या सिंगल मेजॉरिटी के साथ बनेगी या? बिल्कुल, पूरी तरह से हमारा जो इंटरनल सर्वे है उसमें हम सिंगल मेजॉरिटी और अच्छी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी मेजॉरिटी इतनी होगी कि भाजपा लाख कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वो जमहूरियत को लूट नहीं पाएगी पिछली बार की तरह। क्या कर्नाटक में मुस्लिम लीडरशिप स्ट्रांग है सर? नहीं, यकीनन बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं हमारे पास। हमारे साथ हमारे स्टेट चेयरमैन बैठे हैं, एमएलसी भी हैं, और बाकी हमारे कई एमएलएज हैं जो मुसलसल, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मिनिस्टर रहते हुए तनवीर सेठ ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। नौजवान है रिजवान अरशद ने बहुत अच्छा काम किया है, ज़मीर साहब ने काम किया है। उधर आप गुलबर्गा की तरफ निकलेंगे तो एक पुरानी सिलसिलेवार लीडरशिप रही है। यूटी कादिर हमारे अच्छे नेता हैं। तो हमारे पास लीडरशिप है यहाँ पे, इससे कोई दो राय नहीं। तनवीर सेठ की जब आप बात कर रहे हैं तो 8-10 दिन पहले तनवीर सेठ ने ऐलान किया है कि वो इस बार का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सियासत लोगों का में कहना यह है कि वहाँ पर एसडीपीआई स्ट्रांग है, डर की वजह से तनवीर सेठ यहाँ पर। देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मैं पिछली बार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन के लिए आया था, तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। तो 2018 में मैं कैंपेन के लिए आया था और बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव जीते थे तनवीर सेठ साहब। एसडीपीआई वहाँ मेहनत कर रही होगी, लेकिन आवाम जानती है कि जब सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल हो तो एक दो विधायक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले लोग बिहार में गए थे, उनके 5 एमएलए जीते तो 4 आज आरजेडी के साथ सरकार में बैठे हुए। तो ये आवाम समझती है कि एक दो विधायक अगर सरकार ना हो तो मैंने पिछली बार भी मैसूर में खड़े होकर बात कही थी, अगर हुकूमत ना हो तो आपका विधायक थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता, तकरीरें कितनी भी बड़ी कर ले। आप ज़मीर अहमद खान की बात कर रहे हैं, लोग जो है उनसे कुछ नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने एक आपकी पार्टी के एमएलए जो हैं, जो उनके भांजे ने गुस्ताखे रसूल की थी,
उनके बारे में उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए थे, जिसकी वजह से अवाम यहाँ पर कुछ नाराज़ है सर। देखिए, इलेक्शन से पहले तमाम नए मुद्दे निकल के आते हैं, छोटी छोटी नाराज़गी लोग जाहिर करते हैं और बाद में वो दूर हो जाती है। बहुत छोटी बात है, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई कमेंट करना चाहिए। और एक नॉर्मल बात है ये जी। कांग्रेस के एक बड़े चेहरे सीएम इब्राहिम आज जेडीएस के पार्टी प्रेसिडेंट है, वो भी मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमानों को जो है जेडीएस का भरपूर साथ देना है। देखिए, कोई चेहरा बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है पार्टी। जब आप पार्टी में होते हैं तो आप बड़े होते हैं, लेकिन जब आप पार्टी से चले जाते हैं तो जो कांग्रेस के बड़े चेहरे थे वो पार्टी से निकलने के बाद कितने बड़े चेहरे रह गए हैं, ये फैसला यहाँ की आवाम कर देगी आने वाले इलेक्शन में। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी है, उनको मजबूत करें, ना कि दिल्ली में बैठे लोगों की पार्टी को मजबूत करें। देखिए, कर्नाटक की आवाम बहुत पढ़ी लिखी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लड़ाई है वो रीजनल पार्टियां अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। अपना वजूद, अपने घर के एमएलए एमपी बच जाएं। लेकिन कांग्रेस किस लिए लड़ रही है? कांग्रेस इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए लड़ रही है, जमहूरियत बचाने के लिए लड़ रही है। वो जमहूरियत, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हक देता है कि आप वोट दे सकते हैं, आप मुल्क में बराबर के शहरी हैं, ये दावा कर सकते हैं। आप मुझे मतलब मैं ये कर्नाटक की आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस बात पे गौर करिए कि कोई भी रीजनल पार्टी क्या जमहूरियत बचाने की लड़ाई लड़ रही है? नहीं लड़ रही है। आपके जिंदगी से जुड़े हुए जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आप रीजनल पार्टियों को कभी सड़क पर उतरते हुए देखते हैं? महंगाई के खिलाफ कभी कोई रीजनल पार्टी प्रोटेस्ट करती है? जब आवाज दबाई जा रही हो पूरे मुल्क में तो 3500 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत कौन दिखा पाता है? कोई रीजनल पार्टी दिखा पाती है स्टेट में निकलने की हिम्मत? उन्होंने तो लगभग सरेंडर किया हुआ है। ऐसे में आवाम को समझना पड़ेगा कि लड़ाई बड़ी है, छोटी नहीं है। मैंने कहा ना, कर्नाटक दिल्ली का फैसला करेगा आने वाले दिनों में। तो आवाम को समझना है कि ये इलेक्शन महज असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जमहूरियत बचाने का इलेक्शन है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। जमहूरियत आप बचा पाएंगे तो बचा पाएंगे, वरना दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों के इरादे अच्छे नहीं। वहां का डर दिखाकर, दिल्ली का डर दिखाकर यहाँ पर लोगों को वोट हासिल करने की कोशिश नहीं, मैं दिल्ली का डर नहीं दिखा रहा हूं, मैं जमहूरियत नहीं बचेगा इसका डर दिखा रहा हूं। और ये सच बात है, जमहूरियत बचने जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? कॉन्स्टिट्यूशन को रोज पामाल किया जा रहा है। अब फैसला अदालतें नहीं कर रही हैं, हुक्मरानों के इशारे से फैसले हो रहे हैं। अदालतों का काम ही नहीं दिख रहा है। एक बुलडोजर है जो लोगों का घर जब चाहेगा गिरा देगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अदालतों को मानने को तैयार नहीं है। तो मैं डर नहीं दिखा रहा हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं जो दिल्ली में हो रहा है उसकी सच्चाई आप तक ला रहा हूं कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है। लोकतंत्र बचाइए, डेमोक्रेसी बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमारे पुरखों ने दिया है इस देश को उसी तरह से बचा रह जाए और लागू रहे। उसको बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो फिर इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़ी। एक बात ये भी सामने रखे, लगातार जो है कांग्रेस कमजोर होती जा रही है बीजेपी के मुकाबले में। देखिए, ये सवाल बनाया गया सवाल है, ये नैरेटिव बनाया हुआ नैरेटिव। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने लूट करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने लूट के सरकार बनाई, महाराष्ट्र लूट करके सरकार बनाई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। आप झारखंड चले जाइए, वहां पे गठबंधन में हमारी सरकार। पंजाब हाथ से निकल गया लेकिन बीजेपी के पास नहीं गया। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं, केरला में बीजेपी की सरकार नहीं। बीजेपी का जो हवा खड़ा किया गया कि बीजेपी बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है, ऐसा भी नहीं है। यही बीजेपी कभी 2 सीट पर थी और इसी तरह से तानाशाही करती रही बीजेपी, तो पलट के फिर वहीं जाएगी। इस देश का जो मिजाज है वो अल्टीमेट जमहूरियत और लोकतंत्र को आगे लेकर के बढ़ने वाला है। कहां पर गलती हुई सर? आप बता रहे थे बीजेपी 2 सीट पर रही, फिलहाल एक अच्छी पोजीशन में है। कहां पर गलती हुई, कहां पर कमजोरी? नहीं, जिंदगी में आप कामयाब हैं या कभी आपको लगता है कि आप थोड़े से नाकामयाब हैं, तो आप अपनी गलतियां, कहां पर गलती हुई नहीं, बहुत सारी चीजें वक्त के साथ चलती हैं। वक्त ने मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, नफरत की राजनीति को उन्होंने मजबूत किया। पूरी दुनिया में एक साइकिल चलता है, ऐसा होता है कि एक उस सोच के, एक्सट्रीम सोच की राजनीति को ताकत मिलती है लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर भी पड़ती है। मोहब्बत की राजनीति करने के नुकसानात भी बहुत सारे होते हैं, नुकसान बहुत है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जोड़ के आगे बढ़ने की राजनीति की है। छोटे छोटे नुकसान भले हो जाएं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष,
और सोनिया जी कभी मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। माइनॉरिटी जो है कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है कर्नाटक में तो कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज के लिए क्या करेगी? देखिए, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज मसला हमेशा से अलग है और मैं पीछे जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया है अक़लियतों के लिए। पिछली कांग्रेस की सरकार जब सिद्धरमैया जी ने जो बजट दिया है उतना बजट आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। मौजूदा सरकार ने तो उस सारे बजट को कट करने का काम किया। एक अच्छा माहौल दिया कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों को कि आपके बच्चे पढ़ सकें, आप कारोबार कर सकें। आज तो सिचुएशन यह है कि जगह जगह नफरत वाली एक भीड़ घूम रही है जो जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में खड़ा होकर कहता है कि अक़लियतों से खरीदारी बंद करो, सामान उनके दुकानों का बहिष्कार करो। ये जो सोच है वो कितनी खराब है, वो सीधे सीधे इस देश के कानून को चुनौती देने वाला बयान है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो कम से कम कांग्रेस ने हमेशा इस देश में सबको मोहब्बत का एक माहौल दिया, सब पढ़ सकते थे, कारोबार कर सकते थे। यूपीएससी के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग दिया, जो आज आपको अक़लियतों के बहुत सारे बच्चे ब्यूरोक्रेट बनते हुए दिखते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हुए दिखते हैं, उसमें बड़ा रोल है उस चीज़ का। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें रही कि कांग्रेस ने उसको बहुत गिनाया नहीं, प्रचार नहीं किया, प्रचार में पीछे रहे। हम इस बात को तस्लीम करते हैं। तो क्या पैगाम है कर्नाटक की आवाम के लिए? समझदारी से वोट करिए, सरकार बदलिए। आप यहाँ सरकार बदलेंगे तो शायद फिर दिल्ली में भी सरकार बदल जाए। सर, जब भी कांग्रेस अच्छा काम किया है, आप कह रहे हैं, जैसे कि रियासत कर्नाटका में जब भी हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो या हलाल या झटका का मामला हो तो कांग्रेस ने चुप्पी जाहिर की है, कांग्रेस के लीडरों ने चुप जाहिर की है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे तमाम नेताओं ने इस तरह के मुद्दों पर चुप्पी जाहिर की है। हम सब लगातार बोल रहे थे इस तरह के मुद्दे पर, और सिर्फ ये कर्नाटक का ही मसला नहीं है। इस तरह की बात हर स्टेट में लगभग खड़ी करने की कोशिश की गई, उसकी शक्ल भले ही दूसरी रही हो। भाजपा जानती है कि उसके पास मुद्दे नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे गिनाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, सिर्फ पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के ही दाम नहीं बढ़े हैं, हमारी आपकी जिंदगियों से जुड़े हुए जो आटा, चावल, दाल और रोटी है ना, उसमें जो महंगाई है वो आसमान को छू रही। जीएसटी दूध और दही तक पर लगा दी इन्होंने, पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। तो इस सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो अवाम पलट के इनसे सवाल ना पूछे, तो जब अवाम सवाल पूछने जैसे माहौल में आती है कि महंगाई क्यों है, तो वो खड़ा कर देते हैं कहुआ कि नहीं, आप जाओ 3 तलाक पे बात करो, आप बात करो हलाल मीट पे बात करो। हलाल मीट कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, ये लोगों की अपनी जिंदगी का मसला है। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये भाजपा कौन होती है तय करने वाली। तो ऐसे में लोग बोलते रहें। मैं फिर कर्नाटक की आवाम से कह रहा हूं कि इस तरह के मुद्दों पे आपको तकरीरें सुननी है या इन मसलों के हल चाहिए? हल चाहिए तो सरकार बदलिए।